दोस्तों, एक आदमी क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद वह उस किए गए क्राइम के सभी सबूतों को मिटा देना चाहता है। वह सोचता है कि यदि वह सभी सबूतों को यहाँ से छुपा देगा या मिटा देगा, वह पुलिस की नज़र में कभी भी नहीं आएगा और ना ही कानून उसको सजा दे पाएगा। लेकिन ऐसा सोचना उसके लिए खतरनाक साबित होता है और फिर एक न एक दिन वह कानून के हत्थे चढ़ जाता है और फिर कानून एक न्याय करता है और उस न्याय के तहत उस आरोपित आदमी को उसकी किए गए कर्मों की सजा अवश्य भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, एक महिला से एक व्यक्ति के हो जाते हैं अवैध संबंध और उसी संबंध के चलते जब उस महिला के पति और देवर को पता चलता है तो फिर वो लोग एक साजिश रचते हैं और उसी साजिश के तहत वो एक ऐसा कांड कर देते हैं जिसके बारे में आप जानकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि एक व्यक्ति दूसरे आदमी के साथ ऐसा भी कर सकता है। पूरी जानकारी पाने के लिए देखिए वीडियो अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारा यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला है वह सामने आया है सोनीपत हरियाणा से। दोस्तों, सोनीपत जिले का एक गांव होता है बुसाना। दोस्तों, बुसाना गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बलजीत है। बलजीत बहुत बुरी हालत में पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने में जाकर वह पुलिस के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और अपने आंसू पहुंचते हुए कहता है कि साहब, मेरे बेटे विजेंद्र की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और अब उसके सब को भी पराली के ढेर में रखकर आग लगा दी है। आप चलिए और जाकर देखिए, हमें तो अपने बेटे का सिर्फ एक पैर ही मिला है। दोस्तों, अब बलजीत कहता है कि उनका जो बेटा है वह 2 सितंबर को अपने घर में अच्छा खासा सोया था। वह रात के 9 बजे के करीब दूध पिया था उसने और दूध पीने के बाद वह अपनी पत्नी की वाले जो कमरा है उस कमरे में सोने के लिए चला गया था। यहाँ तक तो हमको मालूम है, लेकिन उसके बाद हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि सुबह 3 सितंबर को जब उसकी पत्नी हमारे पास आती है कहने के लिए कि जो विजेंद्र है वह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है, हम लोग तुरंत वहां जाते हैं और ढूंढ रहे होते हैं अपने बेटे विजेंद्र के पास। और भी गांव में कई जगह हम लोग विजेंद्र को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी हमको विजेंद्र की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। अचानक 2 लड़के भागे भागे आते हैं बलजीत के घर और बलजीत को सूचना दे रहे होते हैं कि बलजीत, तुम्हारे जो पराली का ढेर था उसमें आग लग गई है। दोस्तों, बलजीत अब पूरे परिवार के सदस्यों के साथ पहुंच जाता अपने खेत पर और उस पराली में जहां पर आग लगी थी उस आग को देख रहा होता है। गांव के और लोग भी अब पराली की जो आग होती है उसको बुझा देते हैं। दोस्तों, आग को बुझाने के बाद वहां से कुछ अजीब तरह की जलने की बदबू आ रही होती है। लोग पानी डालते हैं अब उस जगह पर और गौर से देखते हैं तो वहां पता चलता है कि एक व्यक्ति की लाश जल रही है। दोस्तों, उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है और उसको बुझा दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो लड़के ने जो पहनी हुई पैंट है वह उसके पैर पे आ रखी है और किसी वजह से उसका पैर नहीं जल पाया है। दोस्तों, जैसे ही बलजीत अब उस मृत शरीर के पास पहुंचता है, दोस्तों उस मृतक ने जूता भी पहना हुआ होता है और वह जूता रीबॉक कंपनी का होता है। अब जो बलजीत है वह उस मृत शरीर के पास पहुंचता है और अब उस मृत शरीर की पहचान करने में जुट जाता है, लेकिन वह ये देखकर दंग रह जाता है। रीबॉक का जूता पहन रखा है, वह जूता तो उसका बेटा विजेंद्र ही पहना करता था। दोस्तों, अब विजेंद्र की पत्नी और विजेंद्र की माँ और खुद बलजीत भी यही देख रहा होता है कि यह कहीं उनका लड़का विजेंद्र तो नहीं है। अब पूरे परिवार से जब शिनाख्त करवाई जाती है तो पता चलता है यह तो विजेंद्र ही है। आखिर विजेंद्र की किसी ने हत्या कर दी है या फिर विजेंद्र ने खुद को आग लगा ली है, यह तो मालूम नहीं, लेकिन विजेंद्र
कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। पर बलजीत कहते हैं कि उनका बेटा बलजीत काफ़ी दिलखुश आदमी था, वह कभी भी इस प्रकार के खतरनाक कदम नहीं उठा सकता। आप लोग ही उस घटनास्थल पर चलिए और जाकर देखिए कि आखिर किसने हमारे बेटे को जान से मार दिया है। मुझे तो शक है किसी ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। दोस्तों, अब पुलिस बलजीत द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और अब सीधे गाड़ी में सवार होकर पहुंचती है उसी घटनास्थल पर और घटनास्थल पर जाकर उस मृत शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। जो मृतक विजेंद्र है उसका अब पोस्टमार्टम हो रहा होता है और पोस्टमार्टम के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक वह उनका बेटा विजेंद्र ही होता है, क्योंकि विजेंद्र के पैर में एक काला धागा भी बंधा हुआ होता है और वह धागा जूते की आड़ बच गया था और वह जल नहीं पाया। दोस्तों, यहाँ पर जो विजेंद्र का एक पैर होता है वह बिल्कुल भी नहीं जल पाता, लेकिन विजेंद्र का जो बाकी शरीर है वह काफ़ी हद तक जल चुका होता है। दोस्तों, इस बात की जानकारी पाकर बलजीत के घर में हर कोई रो रहा है, बिलख रहा है और अब यहाँ जो विजेंद्र की जो पत्नी होती है वह अब उर्मिला नाम की एक महिला को गंदी गंदी गालियाँ दे रही होती है। पुलिस अब पूछताछ करने के लिए बलजीत के घर चली जाती है और यहाँ बलजीत के घर पहुंचकर वह अब बलजीत के घर में मौजूद जो शख्स है, यानी कि विजेंद्र की माँ और जो विजेंद्र की पत्नी है उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो विजेंद्र होता है उसकी पत्नी एक नाम लेती है, वह कहती है कि हो ना हो मेरे पति की हत्या में उर्मिला नाम की महिला का जरूर हाथ होगा, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे एक बार उर्मिला नाम की उस महिला का नंबर लिया था जो रिश्ते में विजेंद्र की भाभी लगती हैं और पड़ोसी ही एक मकान में रहती हैं। वह इस बात की जानकारी देती है कि वह एक सिलाई सेंटर चलाती है और उसी सिलाई सेंटर चलाने के दौरान उर्मिला नाम की वह महिला अक्सर कपड़े सिलवाने के लिए हमारे दुकान पर आती जाती रहती है। एक दिन मेरा पति विजेंद्र मुझसे उस उर्मिला का नंबर मांग रहा होता है। मैं तो नंबर देने से मना कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो विजेंद्र होते हैं वे उस उर्मिला का नंबर निकाल लेते हैं मेरे फ़ोन से और फिर अक्सर वो दोनों घंटों घंटों बात किया करते हैं फ़ोन पर। मैंने कई बार उस उर्मिला के पति और देवर से भी इस बात के बारे में बताया, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि हम क्या करें जब वह इतनी ही बदचलन औरत है। दोस्तों, इस बात पर उर्मिला का पति दिलीप अब उर्मिला के साथ मारपीट करते हैं और दिलीप अब अपनी पत्नी से एक चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि मैंने तुम्हें उस विजेंद्र से बात करते हुए देख लिया या मेरी नज़र में तुम आ गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा कांड होगा। तुम यह बात जानकर बिल्कुल हैरान रह जाओगी कि हमको आता है किसी से बात करवाना और उसको सदा के लिए बंद करना। दोस्तों, अब उर्मिला विजेंद्र के पास फ़ोन करके मना कर देती है बातचीत करने के लिए कि अब तुम मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह मत किया करो और मेरे पूरे परिवार को इस बारे में जानकारी हो गई है। विजेंद्र की पत्नी कहती है कि उसको सिर्फ यहाँ तक मालूम है, लेकिन उसको शक होता है कि कहीं विजेंद्र उस उर्मिला से ही तो बातचीत नहीं किया करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरे पति को मारने की धमकी भी दी थी। दोस्तों, अब पुलिस विजेंद्र की पत्नी के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब सीधी पहुंच जाती है उर्मिला के घर। वहां पर उर्मिला का जो पति होता है दिलीप पे मिलता है। जब पुलिस उनसे सीधे मुंह पूछती है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा कांड किया है, तो यहाँ पर जो उर्मिला होती है और उर्मिला का जो पति होता है वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, वो लोग तो अपने घर पे ही थे और आप आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हो कि मैं कल रात कहाँ था। दोस्तों, यहाँ पुलिस जब इस प्रकार की पूछताछ कर रही होती है तो जो दिलीप की पत्नी उर्मिला है वह अपनी आंखों को बचाकर बात करती है। दोस्तों, पुलिस उसकी इस हरकत को भांप जाते हैं और अब पुलिस उस उर्मिला और दिलीप को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाते हैं और वहाँ पर फिर दोबारा दूसरे तरीके से पूछताछ की जाती है। तब जाकर जो उर्मिला होती है वह तो मना कर देती कि वह नहीं जानती कि विजेंद्र कौन है, लेकिन जब
उस दिलीप जो कि उर्मिला का पति है उसके साथ कड़ी पूछताछ की जाती है। तब कहीं जाकर वह दिलीप इस बात के लिए हामी भरता है कि हाँ उसकी पत्नी के अवैध संबंध हो गए थे विजेंद्र के साथ। हम बार बार मना करते थे इस उर्मिला से कि इस प्रकार के संबंध तुमको रास नहीं आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार का अवैध संबंध रखती हो। यहाँ पर दिलीप कहते हैं कि उसकी पत्नी उर्मिला उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती है और अब वह अक्सर बातचीत किया करते हैं उस विजेंद्र से। दोस्तों अब 2 सितंबर 2019 को जो उर्मिला होती है वह फ़ोन करती है विजेंद्र के पास और विजेंद्र को अब अपने घर बुलाती है। दोस्तों यहाँ पर जो उर्मिला होती है वह अपने कमरे में ही होती है और जब रात के 10 बजे के करीब वह जो विजेंद्र है उसके घर यानी कि उसके कमरे में आ जाता है तो उर्मिला अब दरवाजे खोलकर विजेंद्र को अपने कमरे के अंदर घुसा लेती है और अंदर से उस दरवाजे को बंद कर देती है। जैसे ही विजेंद्र अंदर जो पड़ा हुआ बिस्तर होता है उस बिस्तर पर बैठ जाता है विजेंद्र, तो यहाँ पर जो दिलीप है और दिलीप का जो छोटा भाई प्रताप है वह अब उस साइड जो अंधेरे में दुबके हुए थे वो लोग अब बाहर आ जाते हैं और अब वो लोग विजेंद्र के गले को दबा देते हैं और गले को भींचकर खड़ा हो जाता है प्रताप और दिलीप अब उस विजेंद्र के उस नाजुक स्थल पर एक लाठी से वार करता है और उसी वार के चलते अब विजेंद्र की यहीं पर मौत हो जाती है। विजेंद्र को जान से मारने के बाद अब वो दोनों भाई सोच रहे होते हैं कि कहीं पूरे गांव में ये खबर ना पता चल जाए कि हम लोगों ने विजेंद्र को मारा है। तो यहाँ पर जो उसका छोटा भाई प्रताप होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं भाई, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर दोनों भाई उस विजेंद्र के शरीर को अपने साथ बैठा के ले जाते हैं मोटरसाइकिल पर और अब जो बलजीत है उसी के खेतों पर ले जाकर जो पराली इकट्ठी हुई होती है उसी पराली के अंदर उस बलजीत के सबको फेंक देते हैं और उस पराली में लगा देते हैं आग। दोस्तों वो लोग इतनी जल्दी में यह कार्य कर रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं चलता है कि बलजीत का एक पैर पराली के अंदर नहीं गया है, यानी कि वह नहीं जल पाया है। दोस्तों उसी पैर की वजह से अब इन लोगों का जो ये हत्याकांड है यह समझ में आ गया है पुलिस को कि इन लोगों ने क्या साजिश रची थी इस पूरे कांड को करने में। दोस्तों अब पुलिस उर्मिला, दिलीप और दिलीप द्वारा बताई गई जगह से अब उसके छोटे भाई प्रताप को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर अब उन पे गंभीर धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है और अब उनकी तारीखें चल रही होती हैं। दोस्तों मैं आपको ये जानकर दे दूं कि अभी 16 जनवरी को इन तीनों को जो कोर्ट होता है उसने मुख्य आरोपी करार दिया है और कहा है कि इन लोगों ने ही उस मृतक विजेंद्र की हत्या कर दी है और उसके शव को भी खुर्द-बुर्द करने का जो आरोप लगा था वह भी बिल्कुल सही है। इसी बात के चलते अब पुलिस ने उन तीनों को 20-20 साल की सजा सुनाई और कहा है कि आपको 30-30 हज़ार रुपये उस मृतक विजेंद्र के परिवार को देने होंगे और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 7-7 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तो अभी उन तीनों को जेल में रहते रहते 4 साल हो गए हैं और अभी भी वो लोग जेल के अंदर ही बंद हैं। दोस्तों आप इस हत्याकांड के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल रात। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।